हो गया. Let me check on YouTube. दिखा रहा है. कितना अभी तक सेटिंग अप योर मीटिंग फॉर यूट्यूब लाइव आ रहा है. डन. Just see. Okay, I'm sharing this everywhere now. Good evening, everyone. Hope I am audible to everyone. Please put it in the chat box if you are able to hear me. अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, then please put it in the chat box. And I wish everyone is well and safe in these trying times. आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, right? कुछ एक yes, no, कुछ आप अपने chat box में put करेंगे, then that will be highly beneficial to me. There is a lag of a minute. Right.
सही है, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है हमारे लिए। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन आईआईटी टिप्स एंड लास्ट मिनट आपको कैसे रिवाइज करना है। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर दिस सेशन? इफ यू आर, देन आई वांट अ बिग यस। एक बिग यस बोलकर मुझे बताएं कि हाउ एक्साइटेड यू आर अबाउट दिस सेशन। सो मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूं, आई एम मॉनिटरिंग देम। सो इट विल बी एन इंटरैक्टिव काइंड ऑफ अ सेशन। फर्स्ट part of the entire session is where I will do a little bit of the talking, just to tell you कि IIT JAM का लास्ट 2021 में क्या था हिस्ट्री, कट ऑफ कैसा था, पेपर कैसा लगा हमें। सो आई विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट इनिशियली, बिकॉज अगर हम लोग बैकग्राउंड को नहीं समझते हैं देन फ्यूचर के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, राइट? बैकग्राउंड को समझते हुए आई विल टेल यू व्हाट टू डू इन द नेक्स्ट 2 days दैट यू हैव लेफ्ट। फ्राइडे, सैटरडे, संडे को तो आपका एग्जाम ही है, तो 2 दिन एग्जैक्टली है आपके पास में। हाउ टू मैक्सिमाइज दिस फॉर योर ओन एडवांटेज, ये हमें देखना है। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आईआईटी के बारे में थोड़ा सा बात करके। सो व्हेन आई टेक अ लुक एट द आईआईटी जैम का क्वेश्चन पेपर, इट इज अ लवली क्वेश्चन पेपर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर मुझे लगा, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन पेपर मुझे लगा। द रीजन व्हाई आई से दिस इज दैट इन दिस क्वेश्चन पेपर देयर वाज वैरायटी। ऐसा नहीं था कि आईआईटी ने एक ही टॉपिक को लेकर क्वेश्चंस उससे भर दिए हैं। देयर इज वेरी गुड वैरायटी। अगर मैं देखूं, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करूं, तो स्टैटिस्टिक्स में मेजर पोर्शन जिस पे आईआईटी जैम ने फोकस किया है वो है डिस्ट्रीब्यूशंस। सो लेट मी यूज द व्हाइट बोर्ड इन ऑर्डर टू शो यू ऑल ऑफ दिस। सो व्हाइट बोर्ड को थोड़ा यूज करते हुए मैं आपको बताता हूं कि ये पेपर क्यों था अच्छा या क्यों था ब्यूटीफुल। सो सबसे पहले बहुत इवनली, बहुत मजे का डिस्ट्रीब्यूशन था ये पेपर में। तो जैम 2021 अकॉर्डिंग टू मी वाज अ वेरी वेल बैलेंस्ड पेपर। अगर कोई भी बच्चा अच्छे से प्रिपेयर करके गया था ये एग्जामिनेशन में, वो जरूर इसको क्रैक करेगा, जरूर। क्योंकि वैरायटी थी पेपर में। दे आस्क्ड यू क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल अक्रॉस, सारे टॉपिक्स को कवर करके बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस पूछा गया। एकदम बायस्ड नहीं था, अनबायस्ड था। Like in some of the papers, I will not name the institutes, ऐसा कभी कभी हो जाता था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से 80% ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग एंड द रिमेनिंग 20% में कुछ मैथ्स है, कुछ स्टैट्स है, कुछ मैक्रो है। ऐसा स्क्यूड पेपर नहीं था, बहुत अनबायस्ड था। सो अगर मैं बात करूं फॉर द वेरियस टॉपिक्स, स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था डिस्ट्रीब्यूशंस, which is obviously the major chunk of the statistics part. तो distributions के हमें देखने को मिले 6 questions। टोटल आईआईटी जैम 2021 में थे 60 क्वेश्चंस। आई एम श्योर ईच ऑफ यू वुड ऑलरेडी नो दिस। तो डिस्ट्रीब्यूशंस में हमें देखने को मिले 6 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन का भी था क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशंस आर इंपॉर्टेंट आपके प्रेपरेशन के लिए? ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशंस आर इन 2 कैटेगरीज। सबसे पहला है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या इंपॉर्टेंट है? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल एंड पॉइसो डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, हालांकि डिस्क्रीट के पार्ट से आई डोंट थिंक सो एक भी क्वेश्चन आया था। कंटिन्यूअस इज व्हाट IIT JAM will focus on more. कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में वो आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन दिए हैं, वो आपको जॉइंट पीडीएफ देकर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको बोला गया था।
यू हैव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस, राइट, एंड बेसिक आइडिया अगर आपको पता है कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इट इज गुड। ठीक है, तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है जहां पर आपको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो अच्छे से आना ही चाहिए, राइट। सो लास्ट मिनट रिवीजन में माय सजेशन इज डिस्ट्रीब्यूशंस पे अच्छा खासा फोकस करिए। 6 क्वेश्चंस आते हैं अप्रोक्सीमेटली, आई थिंक नेट स्कोर ये 6 क्वेश्चंस का, इफ आई सी ये 6 क्वेश्चंस का नेट स्कोर वाज 10 नेट स्कोर। अब मैं नेट स्कोर के पार्ट में आ रहा हूं, तो हाउ मेनी ऑफ यू आर वांटिंग टू नो कि लास्ट ईयर आईआईटी जैम 2021 का क्या कट ऑफ था, कितना स्कोर वुड बी सेफ सर, कितना स्कोर हमें करना चाहिए। देखिए ये 60 क्वेश्चंस था, टोटल मार्क्स इन आईआईटी जैम वाज 100 was the total score, right? 100 was the total net score. तो हाँ राइट, मेनी ऑफ यू वांट टू नो, मैं अपने चैट बॉक्स में भी देख पा रहा हूँ, सम ऑफ यू हैव जॉइंड इन द चैट बॉक्स में नहीं, यूट्यूब में डालिए अपने कमेंट्स को। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूं कि नहीं, इतना हाई नहीं था कट ऑफ। कट ऑफ फॉर आईआईटी जैम 2021, बिलीव इट और नॉट, believe it or not, a net score of 43. Any guesses? Net score of 43 क्या rank? Net score of 43 was giving you a rank of 16. Can you believe that? 100 था total, net score 43, overall rank in IIT JAM 2021 was 16. मतलब कि you are through, you have made it. Net score of 38 was a rank of 33. So it's a fair assumption, that a net score of about, about 40, you are there in IIT, right? अब मैं देख रहा हूं कमेंट्स में, राइट, नेट स्कोर ऑफ 43, नेट स्कोर ये स्कोर है 43, नेट स्कोर रैंक 16, नेट स्कोर ऑफ 38 रैंक 33, तो 40 नेट स्कोर would enable you to get within a rank of 30. तो आपको स्कोर इतना नहीं करना है। Some of you were asking me earlier कि सर क्या कट ऑफ होगा ये पेपर का, काफी डिफिकल्ट था। डिफिकल्टी को नेट स्कोर से नापिए। गेटिंग अ 40 नेट स्कोर इन दिस काइंड ऑफ अ पेपर, वाज इट डिफिकल्ट? आप लोग सब ने तो आईआईटी जैम 2021 तो देखा ही है। गेटिंग अ नेट स्कोर ऑफ 40, was it difficult? I'm talking about the general category, right? It was not. ये distributions के 6 questions itself was net score 10. तो एक single topic was giving you 25% of the net score that is required by you to get into an IIT Delhi. Isn't that amazing? For me, that is amazing information. ठीक है, सो अभी ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास है, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि क्या क्या चीज, क्या क्या वेटेज है, कितना नेट स्कोर। हाँ, सो यस एग्जैक्टली, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि 40 को टारगेट हमें नहीं करना है। अगर 40 को टारगेट करेंगे ना, वी विल एंड अप एट 20। टारगेट आपको 40 नहीं करना है, टारगेट आपको करना है, आई नो एग्जैक्टली कितने सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में अभी ये चल रहा होगा कि अच्छा 40 नेट स्कोर करना है, तब तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को छोड़ देता हूं, तब तो मैं मोनोपोली को छोड़ देता हूं, तब तो मैं कुछ और को छोड़ देता हूं, क्योंकि 40 तो स्कोर करना है 100 में से। सिलेक्टिव स्टडिंग का जो माइंडसेट है उसको प्लीज निकाल दीजिए अपने माइंड से। सिलेक्टिव स्टडिंग आपको नहीं करना है, आपको पूरा सिलेबस ट्राई करना है। ओके, अब तो जो हो गया सो हो गया। अब 2 दिन में सिलेबस खत्म करने के लिए मत जाइएगा। मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि
क्या आपको करना चाहिए। पहले मैं आपको बेसिक पैटर्न ऑफ द पेपर अभी समझाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पार्ट्स को आपको रिवाइज करना है इन द नेक्स्ट 2 days। फेयर इनफ। तो मैं कहां पर था, स्टेटिस्टिक्स। डिस्ट्रीब्यूशन से 6 क्वेश्चंस आए थे, 6, and distribution in itself is a major chunk in the statistics part। तो डिस्ट्रीब्यूशंस पे डेफिनेटली आपको फोकस करना है। क्या पार्ट को रिवाइज करना है, डिस्क्रीट को जल्दी से रिवाइज करना है कि बाइनोमियल का क्या फॉर्मूला था, पॉइसो का क्या फॉर्मूला था, कंटिन्यूअस में यूनिफॉर्म क्या है, नॉर्मल क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल क्या है, जॉइंट पीडीएफ के साथ में कैसे काम करते हैं। तो ये पार्ट्स को जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशंस के अलावा एस्टिमेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड प्रोबेबिलिटी, ये पार्ट से 3 क्वेश्चंस आए थे। ये प्रोबेबिलिटी अगर आपने टेस्टिंग नहीं किया है अभी तक लास्ट 2 days में, मत करिए। अगर आपको खाली रिवाइज करना है कि टेस्ट स्टेटिस्टिक को कैसे देखते हैं, क्रिटिकल रीजन को कैसे देखते हैं, व्हाट आर द क्रिटिकल रीजंस ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एट द 95%, वन टेल, टू टेल, जॉइंट टेल। सो जो आपको देखना है वो बेसिक को देख लीजिए। एस्टिमेशन में व्हाट इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर, व्हाट इज एन एफिशिएंट एस्टिमेटर, व्हाट इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, ये सब अगर आपको पता है वेरी गुड, अगर आपको नहीं पता है जल्दी से गूगल से देखकर इसको कर लीजिए। सो हाउ टू फाइंड आउट एस्टिमेट्स, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, अगर आपने कर रखा है तो डेफिनेटली रिवाइज इट, अगर आपने नहीं कर रखा है देन दिस इज अ बिग नो, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब लास्ट मिनट में अपने और कुछ नहीं कर सकते, टेस्टिंग इज अ लॉन्ग टॉपिक। प्रोबेबिलिटी मोस्ट ऑफ यू विल ऑलरेडी नो, आई आई थिंक एंड आई प्रेज्यूम, इसमें कोई थ्योरी की जरूरत नहीं है, हम लोग क्लास 8 से करते हुए आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी को। तो प्रोबेबिलिटी शुड बी केप्ट इन माइंड, राइट। यहां पर आपको कुछ भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया स्टेटिस्टिक्स का बेसिक इंफॉर्मेशन कि स्टेटिस्टिक्स में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चंस। तो ये स्टैट्स का पार्ट हुआ। तो आपको क्या रिवाइज करना है, डिस्क्रीट, बाइनोमियल पॉइसो, कंटिन्यूअस में यूनिफॉर्म, नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल, जॉइंट पीडीएफ के साथ में कैसे वर्क करते हैं, कंडीशनल के साथ कैसे वर्क करते हैं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक, ओके। एंड उसके अलावा आपको देखना है एस्टिमेशन, टेस्टिंग एंड प्रोबेबिलिटी, ओके। कितना रैंक तक एडमिशन हो जाता है, कितना रैंक तक एडमिशन हो जाता है, बेसिकली आई थिंक 35 रैंक तक हो जाता है इन द जनरल कैटेगरी, बिकॉज वेटिंग लिस्ट भी पीछे जाता है, राइट। 35 रैंक तक हो जाता है, बट टू बी ऑनेस्ट, टू बी सेफ, आपको नेट स्कोर 40 अगर मैं मान के चलूं, नेट स्कोर 40 वाज अ सेफ काइंड ऑफ स्कोर व्हेन इट केम टू आईआईटी जैम 2021। अगर पेपर इससे भी ज्यादा इजी है देन ऑब्वियसली द नेट स्कोर विल इंक्रीज, अगर इससे ज्यादा डिफिकल्ट है देन नेट स्कोर विल डिक्रीज, राइट। तो इसको दिमाग में रखिएगा। योर एम हैज टू बी टू स्कोर एज मच एज यू कैन, बट ऑब्वियसली डोंट बी ओवरऑड कि अरे इतने सारे क्वेश्चंस मुझसे नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सो डोंट बी ओवरऑड बाय इट, नेट स्कोर काफी लो रहता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेटिस्टिक्स का पार्ट। अब मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, एमएलई इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट अगर आपको नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, अगर आपको आता है तो रिवाइज कर लीजिए। एमएलई एस्टिमेशन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। आपको क्या करना है, नॉर्मली लाइक्लीहुड फंक्शन आपको लिखना होता है, लाइक्लीहुड फंक्शन, एंड नॉर्मली लॉग लेकर उसको डिफरेंशिएट करके आपका मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर बहुत इजीली निकल जाता है बाय द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। एनीवे, आई विल गेट इनटू अ फ्यू
प्रॉब्लम एरियाज आफ्टर आई टेल यू कि कौन से एरियाज को रिवाइज करने हैं। ठीक है, ये हो गया स्टेटिस्टिक्स का पार्ट। अब हम लोग देखते हैं मैथ का पार्ट। मैथ में क्या पैटर्न हमने देखा? मैथ में मैंने देखा कि कैलकुलस कैलकुलस के 7 क्वेश्चंस थे। 7 क्वेश्चंस, 7 में से 3 क्वेश्चंस तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के ही थे और एक क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का। रिमेनिंग कॉन्वेक्स कॉनकेव, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब टाइप के क्वेश्चंस थे। तो कैलकुलस के 7 क्वेश्चंस थे, 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस थे उसमें, राइट। वेक्टर्स के 2 क्वेश्चंस थे। लीनियर प्रोग्रामिंग इसमें बोलना एक्चुअली गलत है, इसको ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि लीनियर भी था, नॉन लीनियर भी था। लीनियर एंड नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन के 3 प्रॉब्लम्स थे। तो दिस वाज द सेग्रीगेशन इन टर्म्स ऑफ मैथ। सो कैलकुलस इज अ चंक जहां से डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। कैलकुलस में क्या आपको देखना है? कैलकुलस में कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एस्पेक्ट, कैलकुलस में कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एस्पेक्ट। इसको एक शीट में लिखते हैं अच्छे से। चलिए, रिवीजन एक अच्छा सा, लेट्स गिव अ टैग लाइन, रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है? 4 सेग्रीगेशंस करते हैं। ओके, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, तो 4 सेग्रीगेशंस करते हैं। सबसे पहला सेग्रीगेशन जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, स्टैट। स्टैट में आपको क्या देखना है? स्टैट में आपको देखना है, सबसे पहले रिवाइज करना है डिस्ट्रीब्यूशन को। सेकेंड, आपको रिवाइज करना है एस्टिमेशन अलोंग विथ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एंड टेस्टिंग इज ऑप्शनल। अगर आपने कर रखा है वेरी गुड, नहीं कर रखा है इट इज ऑप्शनल। इसको मैं इसीलिए अंडरलाइन कर देता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली करना है। अब मैं अगर मैथ में आता हूं, मैथ में क्या क्या जरूरी है? कैलकुलस। कैलकुलस में क्या क्या जरूरी है? कैलकुलस में जरूरी है ए कॉन्वेक्स कॉनकेव, बी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, सी कोर मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, बट चलिए मैक्सिमम मिनिमा एंड पॉलिनोमियल इक्वेशंस उसको एक साथ में लिख देते हैं। ओके, इंटीग्रेशन एंड लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, इफ यू टॉक अबाउट इकोनोमेट्रिक्स, इकोनोमेट्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। CLRM अगर आपको करना है कर सकते हैं, बट राइट नाउ इन द रिवीजन उस पे टाइम इन्वेस्ट मत करिए। अभी हमारे पास में खाली 2 दिन है। ओनली दिस, ओनली दिस। ठीक है, कैलकुलस, कॉन्वेक्स कॉनकेव, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, पॉलिनोमियल, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट को मैं स्टार कर रहा हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन। 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आए थे। ओके, ये हो गया कैलकुलस। यहां से टोटल में 7 क्वेश्चंस आए थे। फिर सेकंड हो गया वेक्टर स्पेसेस एंड वेक्टर्स से 2 क्वेश्चंस आए थे। ऑप्टिमाइजेशन। So my aim is to tell you 2 topics in every subject जो आपको डेफिनेटली फोकस करना है। तो टोटल में मैं आपको 8 मोटे मोटे चैप्टर्स बोलने वाला हूं जो आपको रिवाइज करना है इन द लास्ट 2 डेज। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, राइट। फर्स्ट जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं उसका रिवीजन आपको करना है कल।
एंड सैटरडे को जो सेकेंड टॉपिक है उसका रिवीजन करना है, ठीक है। तो दिस इज नॉन नेगोशिएबल। तो कल आपको क्या करना है, कल आपको करना है डिस्ट्रीब्यूशन का रिवीजन और कल आपको करना है कैलकुलस का रिवीजन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का रिवीजन करना है एंड कैलकुलस का रिवीजन करना है कल, ओके। हाँ, उसके बाद आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मार्केट्स। मार्केट्स हैज सीन 7 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चन आए थे मार्केट से। सबसे ज्यादा मोनोपोली, मोनोपोली के कितने क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस। 7 में से 4 क्वेश्चंस तो मोनोपोली के ही थे। परफेक्ट कंपटीशन के 2 क्वेश्चंस थे एंड ओलिगोपोली के 1 क्वेश्चन था, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है माइक्रो से रिलेटेड वो है मार्केट्स। मार्केट्स पे चूकना नहीं है, राइट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर बिहेवियर। अब कंज्यूमर बिहेवियर इज अ वास्ट टॉपिक। कंज्यूमर बिहेवियर में यूटिलिटी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन से एक क्वाज़ी लीनियर से एक आया था क्वेश्चन, वेयर यू हैड टू नो कि क्वाज़ी लीनियर में नॉन लीनियर गुड का कोई इनकम इफेक्ट नहीं होता है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। तो कंज्यूमर बिहेवियर में बेसिकली आपको क्या कवर करना है, आपको डेफिनेटली अनसर्टेनिटी एंड रिस्क कवर करना है। अनसर्टेनिटी एंड रिस्क से 2 क्वेश्चंस थे एंड यूटिलिटी से 1 क्वेश्चन था। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है रिवाइज करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट्स। मार्केट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मोनोपोली, राइट। मार्केट से 7 क्वेश्चंस आए थे, कंज्यूमर बिहेवियर से टोटल में 3 क्वेश्चंस आए थे। कंज्यूमर बिहेवियर इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट जहां पर यूटिलिटी फंक्शन के बारे में बात करते हैं, डिमांड के बारे में बात करते हैं, स्लट्स की हिक्स, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, इंडाउमेंट इफेक्ट, रिवील्ड प्रेफरेंस, इंटरटेम्पोरल चॉइस, choice under uncertainty, public good, externality. I include everything in that, right? काफी बड़ा है। एक्सटर्नैलिटी से भी एक आया था क्वेश्चन, ओके। सो कंज्यूमर बिहेवियर एस्पेक्ट में कौन सा 2 एस्पेक्ट्स को सबसे पहले आपको करना है, एक तो अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, ओके, एंड सेकेंड है यूटिलिटी फंक्शंस। अलग अलग यूटिलिटी फंक्शंस के साथ में कैसे डील करते हैं, राइट। दिस विल ऑल्सो बी अ फोरग्राउंड और अ रिविजन फॉर जनरल इक्विलिब्रियम, जिससे एक क्वेश्चन आया था जहां पर हमें कंपैरेटिव इक्विलिब्रियम का प्राइस रेशियो निकालने के लिए बोला गया था, राइट। तो सीबी कंज्यूमर बिहेवियर इज द सेकेंड पार्ट जो आपको रिवाइज करना है। यस, सो श्रेयोशी, आई सेड जनरल इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन आया था, राइट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो मैं देख पा रहा हूं फ्रॉम द लास्ट IIT JAM 2021. Markets is definitely one of the more important aspects. Macroeconomics, although मैं पर्सनली हूं स्टैट मैथ एंड माइक्रो का टीचर, मैक्रो बेसिकली मैम लेते हैं, बट जितना मैंने एनालाइज किया है, मैक्रो में 2 बेसिक इंपॉर्टेंट कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहला है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग फिलिप्स कर्व। क्लोज्ड इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे क्वेश्चंस आए हैं, फिलिप्स कर्व पे क्वेश्चंस आए हैं, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में ओवरऑल परसेंटेज निकालने के भी क्वेश्चंस आए हैं। सो इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में टोटल 5 क्वेश्चंस आए थे। देयर वर अ टोटल ऑफ 5 क्वेश्चंस। मैं देख रहा हूं, सी इंपॉर्टेंट सब कुछ है अपूर्व, ओके। रिस्क न्यू सिलेबस में नहीं है,
choice under uncertainty, insurance है. Correct. So that is true. Haminder, thank you for your information. So inflation and unemployment macro 5 क्वेश्चन और SKM एंड ISLM से 3 क्वेश्चन. ये 2 एस्पेक्ट्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट है. नेशनल इनकम अकाउंटिंग 3 क्वेश्चन. आई एम गिविंग वन एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा पार्ट खाली आपको देखना है. देखिए, NIA इज नॉट एज लार्ज अ टॉपिक एज SKM एंड ISLM. सो NIA को 2 कर सकते हैं, SKM ISLM को 3rd नंबर पे कर सकते हैं, बट मैक्रो में ये 3 टॉपिक्स आपको रिवाइज करना चाहिए फॉर दीज एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. सो स्टैट में 2 है, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन, प्रोबेबिलिटी टेस्टिंग. मैथ में कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन. माइक्रो में मार्केट्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर. मैक्रो में इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, SKM ISLM, NIA. ओके. अब आप लोग पूछेंगे कि सर और भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. हाँ, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो एक्चुअली किसी ने भी चैट में नहीं डाला, वो है इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी भी आया था, जीके के क्वेश्चंस भी आए थे, राइट. बट जीके मैं आपको रिवीजन के लिए क्यों नहीं बोल रहा हूं. जीके इज सो वास्ट, आप क्या रिवाइज करेंगे और क्या छोड़ेंगे, राइट. इट इज सो वास्ट. सो जीके मैं लास्ट मिनट रिवीजन में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं. अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में क्या हुआ था, फाइनेंस कमिटी कौन से हैं, ये सब आंसर करना स्पॉन्टेनियसली देयर इन द एग्जामिनेशन विल बी अ चैलेंज, राइट. एंड जीके का सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है, क्या आप पढ़ेंगे, क्या आप छोड़ेंगे. सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट. Yes, solo was there, Rita Shri. Growth models was also there, but खाली 1 से 2 क्वेश्चंस आए थे, राइट. मैं इट इज माई ड्यूटी टू टेल यू लास्ट के 2 डेज में क्या करना है. इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, फिर मैं आपको बोलूंगा कि अच्छा जी से एक आया था, वेज मॉडल से एक आया था, मैक्रो मिसलेनियस से एक और आया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट से भी आया था एक क्वेश्चन. बट I am not going into single questions. I am telling you to how to optimize the last 2 days. Last 2 days में किस पे फोकस करें, किस पे इतना फोकस नहीं करें. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिलेबस को छोड़ दीजिए, मैं ये बोल रहा हूं कि लास्ट के 2 डेज में कौन से पार्ट्स पे फोकस करना है. प्रायोरिटी तो सेट करना पड़ेगा, राइट. सो दिस इज बेसिकली अ प्रायोरिटी लिस्ट. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरे सिलेबस को आप मत करिए, मैं ये बोल रहा हूं कि लास्ट मिनट में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज आपको पहले करना चाहिए. तो ये सारे एरियाज को पहले आपको रिवाइज करना चाहिए. एक और एस्पेक्ट जो इसमें है वो है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स. एचडीआई से एक क्वेश्चन था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज बेसिकली द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द 3 इंडिसेस, लाइफ, हेल्थ एंड एजुकेशन. ये तीनों इंडिसेस का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो एचडीआई निकलता है. ओके. एचडीआई इज अ मेजर ऑफ द यूएन. हाँ जी, वही. तो यस, सोलो मॉडल इज इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट नहीं है. ग्रोथ मॉडल्स अगर आपको करने हैं, ग्रोथ मॉडल्स भी रिवाइज करिए, बट प्रायोरिटी लिस्ट ये है, प्रायोरिटी लिस्ट. इनफैक्ट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, जीके मिलाकर देयर वर 7 क्वेश्चंस. बट सिंस दैट इज सो वास्ट कि मैं आपको क्या बोलूं कि आप क्या पढ़िए और क्या छोड़िए, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट डिलेमा. इसीलिए मैं उसको लास्ट मिनट के रिवीजन में आपको बोल रहा हूं कि उस पे अभी फोकस मत करिए, प्रायोरिटी लिस्ट पे वो अभी नहीं आ रहा है. ओके. शॉर्ट इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर इंडियन इको एंड द जीके पार्ट. हाउ कैन वी मेक अ नोट ऑन द जीके. क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो बहुत मुश्किल है.
इंडियन इको पार्ट आई थिंक मैम हैज सेट द नोट्स ऑलरेडी. जो भी एड्यूश्योर के स्टूडेंट्स हैं, वी हैव गिवन यू नोट्स ऑलरेडी ऑन इंडियन इको पार्ट. Please take a look at your student portal, LMS, Learning Management Systems. GK is, again, as I said, it's too huge. आप क्या करेंगे? तो रिविजन में ये आपको करना है. फर्स्ट टॉपिक, कैन ऑल ऑफ यू सी द स्क्रीन? आई होप दैट ऑल ऑफ यू कैन सी द स्क्रीन. है ना, सब कुछ स्क्रीन देख पा रहे हैं, राइट? ओके, सो हाँ जी. सो बेसिकली पहला टॉपिक आपको करना है टुमारो. सेकेंड टॉपिक आपको करना है ऑन सैटरडे. फर्स्ट टॉपिक इज नॉर्मली अ हेवियर टॉपिक यहां पर, एंड जो सेकेंड टॉपिक है वो आपको करना है ऑन सैटरडे. एनआईए को भी उसमें इंक्लूड करिए, नेशनल इनकम अकाउंटिंग. ओके, तो दिस हैज टू बी द लास्ट 2 days का रिविजन. कट ऑफ मैंने ऑलरेडी बता दिया है अमन. लास्ट ईयर 40 नेट स्कोर वाज अ सेफ कट ऑफ. 40 नेट स्कोर वाज अ सेफ कट ऑफ. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट वाज. ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया कि कैसे आपको रिवाइज करना चाहिए इन द लास्ट 2 days फॉर आईआईटी जैम. स्टेटिस्टिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन, प्रोबेबिलिटी टेस्टिंग फॉर ऑल द वंस हु हैव जस्ट जॉइंड इन. प्लीज टेक अ snapshot or a photo of this if you want to keep this handy. वैसे ये YouTube पर already upload हो रहा है, so you'll be able to revisit this entire video in your free time, right? So this is what I wanted to share, कि how to revise in the last minute. ठीक है, now I'll be open to a few Q&A. ठीक है, तो let's go into Q&A. रिविजन आपको समझ में आ गया, राइट? एंड 40 नेट स्कोर. अब Q&A के पार्ट में आ जाते हैं कि इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, हाउ कैन आई हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन? आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, राइट? सो अपने डाउट्स को पुट करिए चैट बॉक्स में. हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर. ओके, पेपर अटेम्प्टिंग, पेपर अटेम्प्ट. वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, इशमीत. इशमीत, पेपर को अटेम्प्ट आपको कुछ ऐसे करना है. पेपर को अटेम्प्ट आपको कुछ ऐसे करना है. Actually, I did this exercise with a few of my students. So, question 1, 2, 3 ऐसे कर करके क्वेश्चन नंबर 60 तक लिखिए. ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, ईच क्वेश्चन को देखना है. एंड E मीन्स इजी, M मीन्स मीडियम, D मीन्स डिफिकल्ट. सारे क्वेश्चंस को EMD मार्क करने हैं. तो आपको क्या करना है, पहले एक शीट ऑफ पेपर ले लीजिए, ब्लैंक शीट. ऐसा एक ब्लैंक शीट ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके 60 उसमें लिख दीजिए. यू विल बी गिवन शीट्स इन द पेपर. सो शीट आपको दिया जाएगा. एंड वर्स्ट केस, प्लीज कैरी एटलीस्ट 40-50 ब्लैंक शीट्स विथ यू. अगर वो नहीं देते हैं, आपके पास में होना चाहिए ब्लैंक A4 शीट्स. सो A4 शीट को लेके जाइए. ओके, 1 2 3 4 ऐसे करके 60 लिखिए. पहला 10 मिनट, 3 आवर्स का पेपर है, पहला 10 मिनट आपको लगेगा इन मार्किंग ऑल द क्वेश्चंस EMD. क्वेश्चन को देखा, यू नो कि कौन से टॉपिक्स में आप कंफर्टेबल है. पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी मुझे अच्छा नहीं लगता, D. सेकेंड टॉपिक SKM ISLM बहुत अच्छा लगता है, लाइक द टॉपिक, E. थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलस इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन में मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मीडियम. अगर मैं देखूंगा तो शायद कर पाऊंगा, तो M मार्क कर दिया. क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, E. क्वेश्चन नंबर 5 डिफिकल्ट है, इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ के नहीं आया, MLRM का क्वेश्चन है, D है मेरे लिए. ओके, तो ऐसे कर करके मैं 60 क्वेश्चंस को मार्क कर दिया EMD. ओके,
as I have seen, okay, as I have seen, normally, even if your preparation is not up to the mark, you will be able to find out about 20 easy questions. And you will be able to find around 20 more medium. मैं conservatively बोल रहा हूं, and 20 difficult. खाली easy and medium कोई ढंग से attempt कर लिए, आपका 40 नेट स्कोर आराम से पार हो जाएगा. So this is how you should attempt the paper. पहले पूरे पेपर को EMD में आप कर लीजिए. Do E's first, then do M, then do D. हाँ, और क्या क्वेश्चन है? Should you give mock test in the last 2 days? एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए ये बोलना, क्योंकि मैं तो बिंदास दे देता, बट देर आर अ फ्यू ऑफ यू जो अपने स्कोर को देखकर बहुत दुखी हो जाएंगे, और दुखी होने के बाद में आपसे पढ़ाई नहीं होगी. तो अगर ऐसे कैटेगरी में आप आते हैं जहां पर नेट स्कोर को देखकर आप दुखी हो जाएंगे, तो लास्ट का 2 दिन आप खाली दुख मनाने में निकाल देंगे, तो मॉक टेस्ट मत दीजिए. अगर दुखी नहीं होंगे, प्रैक्टिकली लेंगे कि अच्छा कौन से एरियाज पे मुझे अच्छे से रिवाइज करना है. इट इज गुड दैट आई गेव द पेपर. मुझे समझ में आ गया कि डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस में इनकरेक्ट कर रहा हूं, मोनोपोली के क्वेश्चन को मैंने अच्छे से सोचा नहीं. ये अगर प्रैक्टिकली आप अपने आप को जज करेंगे तो डेफिनेटली दीजिए मॉक टेस्ट, बट अगर दुखी हो जाएंगे तो मत दीजिए. ओके, मॉक टेस्ट के लिए ये जवाब है. दे गिव शीट बट डोंट अलाउ एनीथिंग एल्स. हाँ, ओके, यस. तो शीट अपने साथ में लेकर जाइए. वर्स्ट केस, मेरे मॉक टेस्ट में क्या स्कोर विल बी गुड? 40 to 50 अगर आपका आ रहा है मेरे मॉक टेस्ट में, गुड. ठीक है, द कट ऑफ विल बी द सेम. Free mock test, I think we have provided 2 free mock tests. So Edusure free mock test, if you type in Google, you should be able to find 2 mock tests जो free हैं. Hi Shreyansh. हाँ, so this is how you attempt the paper. Any other questions? Attempting the paper मैंने आपको बता दिया कैसे attempt करना है. मॉक टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया. और कुछ क्वेश्चन है, देन प्लीज पुट इट. आई वांट टू सी मोर फीडबैक. हाँ जी, ओके. तो दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट द पेपर. चैट बॉक्स में पुट करिए. आई विल जस्ट रिस्पॉन्ड. रिवीजन के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है. ये सेम वीडियो को बिगनिंग से देख लीजिए. ओके अनिकेत, आई होप दैट इज फाइन. व्हाट टू डू ऑन द लास्ट डे? वरुण, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि लास्ट 2 डेज में आपको क्या करना है. वीडियो को बैक करके देख लीजिए. नेगेटिव, हाँ मिस्टर घोष, it is important, Mr. or Mrs. Ghosh, whatever. Sorry. Negative marking, please ensure that you read the instructions. Ensure that you read the instructions. Well, instruction में दिया रहेगा कि नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा.
तो वो जरूरी है, उसको देख लीजिएगा। इंटरव्यू राउंड, आई डोंट थिंक सो IIT दिल्ली हैज एन इंटरव्यू राउंड। 10 रैंक तक नहीं लिया था, उसके मच लेटर तक लिया था। दे केप्ट ऑन इंक्रीजिंग द वेटिंग लिस्ट में जाते चले गए थे। बट हाँ, 40 नेट स्कोर का ये मतलब नहीं है एज आई सेड कि 40 को टारगेट आप करेंगे। आप 40 को टारगेट नहीं करेंगे, आप टारगेट करेंगे एटलीस्ट 65 को। 65 को टारगेट करेंगे, तब जाकर कहीं 40-45 में अटकेंगे। ओके, इफ यू डोंट एम फॉर द स्काई, यू विल नॉट इवन रिमेन ऑन द ग्राउंड। अगर मैं एकदम छोटा ट्री को एम करूंगा, देन आई विल नॉट बी एबल टू अचीव माई गोल्स, राइट? तब मैं अंडरग्राउंड में पहुंच जाऊंगा। यू हैव टू एम हायर देन व्हाट यू वांट टू अचीव, तब जाकर कहीं अपने एम के आसपास तक पहुंचेंगे। ओके, यस हमिंदर, आईआईटी दिल्ली में लेटर रैंक्स भी एडमिट हुए थे। रैंक नंबर 16 डेफिनेटली एडमिट हुई थी, हु हैड गॉट अ स्कोर ऑफ 43 नेट स्कोर। नहीं, इंटरव्यू नहीं है। हाँ, सो राइट नाउ, यस, चलिए, नाउ मेनी ऑफ यू आर वांटिंग टू गो इनटू डाउट्स। नहीं, गेट स्कोर इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एमए इन इकोनॉमिक्स, गेट इज नॉर्मली यूज्ड फॉर पीएचडी। अच्छा, चलिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का डाउट है सर, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एग्जामिनेशन डे का स्ट्रेटजी राजन मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है आपको। ये करना है, ईएमडी अप्रोच करना है, उसके बाद में सारे ईज को पहले अप्रोच करने हैं, उसके बाद में एम, उसके बाद में डिफिकल्ट। ओके, तो ये होगा स्ट्रेटजी। हाँ, करेक्ट। सो सम ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट दिस क्वेश्चन। टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा राहुल देव, टाइम मैनेजमेंट विल हैपन ऑटोमेटिकली। 10 मिनट आपने देना है यहाँ पे। ओके, टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ। 10 मिनट आपने देना है ये 60 क्वेश्चंस को ईएमडी मार्क करने में। इजी क्वेश्चंस आर इजी फॉर यू, तो ईच क्वेश्चन को मैक्सिमम 30-40 सेकेंड्स आपको लगेगा टू सॉल्व। ओके, अगर मैं 1 मिनट भी पकड़ता हूँ, पहला 10 मिनट आपने दिया ईएमडी मार्क करने में, 20 मिनट्स आपने दिया टू डू दी इजियर क्वेश्चंस। पहले 30 मिनट्स में यू हैव ऑलमोस्ट अचीव्ड योर गोल ऑफ गेटिंग अ 40 नेट स्कोर। ठीक है, मीडियम क्वेश्चन को अगर मैं 2-2 मिनट भी लगा दूं, चलो 3-3 मिनट में लगा देता हूं, तो 20 × 3 60 मिनट्स, तो 60 + 30 90 मिनट्स। फर्स्ट 1.5 आवर्स में आई हैव नॉट ओनली एनालाइज द इंटायर पेपर, segregated it out, and have done the easy and the medium difficult questions also. तो सब कुछ हो चुका है। अब इसके आगे आपके पास में बहुत टाइम है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए आपके पास में 90 मिनट्स है, राइट? बट बिफोर गोइंग इनटू दीज 20 डिफिकल्ट क्वेश्चंस, आप एक काम करिएगा, इजी एंड मीडियम को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1.5 घंटे के बाद में आधा घंटा आप दे दीजिए टू द रिविजन ऑफ द इजी एंड मीडियम। 2 घंटे हो गए। लास्ट का 1 आवर में ये डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस को ट्राई करते जाइए। जो हुआ हुआ, जो नहीं हुआ नहीं हुआ। हम्म, Parashar, we have a very comprehensive course. We have a course where the theory and the questions are solved in detail. Okay, let's go into the course at a later time. हाँ जी, कॉन्वेक्स कॉनकेव का क्वेश्चन आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ रहा है,
न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को कैसे करूं, जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे ही करिए अनिकेत, जैसे एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं वैसे ही एनईटी को करिए, डिफरेंट क्या अप्रोच है उसमें। इवन इन एमसीक्यू मैं कैसे करता हूं, मैं ऐसे ही करता हूं कि क्वेश्चन ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस को हाइड कर दीजिए, तब वो एनएटी बन जाएगा जब आपको आंसर खुद से निकालना है। ओके, रिस्क प्रीमियम अनसर्टेनिटी, तो कुछ कुछ टॉपिक्स जो रिवाइज करने हैं वो मैं लिख देता हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वाजी कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ओके, एलपीपी, एलपीपी में ग्राफिकल अप्रोच विल बी मच बेटर। फारूक, ग्राफिकल अप्रोच से करिएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। एंड अच्छा, बाय द वे एवरीवन, हमारे जैम 2021 का पूरा पेपर हमने सॉल्व करके यूट्यूब पे डाल दिया है। जैम 2021 क्वेश्चन नंबर्स 1 to 10 का एक वीडियो होगा, 11 to 20 का एक दूसरा वीडियो होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, 51 to 60 का एक और वीडियो है। तो ये आपने देख लिया है, दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग, ठीक है। जैम 2021 एक्चुअल पेपर हैज बीन इंटायरली सॉल्व्ड बाय अस। इसका वीडियो को डेफिनेटली देखिएगा, एंड इफ यू लाइक इट तो डेफिनेटली सब्सक्राइब, बिकॉज वी कीप पोस्टिंग न्यू एंड न्यू वीडियोस। उससे आपको बेनिफिट होगा, देन प्लीज गिव अस अ थम्स अप देयर, एंड if you like it, please put it in the feedback as well. Risk premium and uncertainty, ये भी है। अर्चिता is asking for testing of hypothesis। अरे वेक्टर्स, एक्चुअली वेक्टर स्पेस मैं आपको ठीक है बता देता हूं, वेक्टर स्पेस। अदरवाइज द टॉपिक वेक्टर्स इज टू ह्यूज, इतना ज्यादा डिस्कशन हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते। बेसिकली आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एम एल अग्रवाल, जो भी आपके पास में क्लास 11 एंड 12 का, वेक्टर्स को उठाइए, उसमें डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, नॉर्म, डायमेंशन, ये सब कुछ मेंशन्ड है, उसको देख लीजिए, बट इट्स टू वास्ट, लास्ट मिनट में वो मत करिए, दैट इज माय सजेशन। वेक्टर स्पेस बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एंड एक क्वेश्चन आई एक्सपेक्ट कि उससे आ सकता है, सो वेक्टर स्पेस डेफिनेटली आई विल गिव यू वेरी क्विक थिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, चलिए आई विल गिव यू अ वेरी ब्रीफ हिंट ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग इटसेल्फ इज अगेन अ वेरी ह्यूज टॉपिक। या Indian economics, Varun, as I said, Indian economy and development economics, if I include growth models as well, about 8 to 9 questions you can expect. कितने लोग जैम इकोनॉमिक्स को देंगे, दैट इज योर गेस विल बी एज गुड एज माइन, बिकॉज लास्ट ईयर आईआईटी जैम वाज वेरी न्यू, कोविड का टाइम भी था, तो I think about 1500 to 2000 people appeared for JAM 2021. JAM 2022 में dynamics have changed. I expect कि कम से कम 2,500 से 3,000 लोग बैठेंगे IIT JAM 2022 के लिए, because IIT has gained a good name for itself in the MA economics part. तो I will expect कि कम से कम 2,500 से 3,000 लोग बैठ रहे होंगे। ओके, सो ये 5 टॉपिक इज व्हाट आई एम टेकिंग अ लुक एट। चलिए ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या वैसा क्वेश्चन जहां पर लोग आंसर नहीं कर पा रहे थे वाज दिस क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है अभी, ये द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस और एग्जैक्ट। सो
let's discuss what is homogeneous equation and let's discuss कि exact किसको बोलते हैं या non exact किसको बोलते हैं. So exact homogeneous या non exact homogeneous, ये दो terms हैं जो important है for us to understand. So a differential equation of this type is called a homogeneous differential equation if m and n are homogeneous of the same degree. So this will be homogeneous. Just giving you an example. This will be a homogeneous equation. ठीक है? This kind of an equation is homogeneous because xy is homogeneous of degree 2. X square plus y square is also homogeneous of degree 2. So when m and n are the same degree of homogeneity, it is called a homogeneous differential equation. ठीक है? Now exact homogeneous equation होगा when del m del y is equal to del n del x. Exact होगा when del m del y is equal to del n del x. नॉन एग्जैक्ट कब होगा? नॉन एग्जैक्ट तब होगा जब ये नॉट इक्वल है. एज सिंपल एज दैट. सो एग्जैक्ट का मतलब कि ये दोनों सेम है एंड जब ये नॉट इक्वल है तब ये नॉन एग्जैक्ट है. ओके, इक्वल है एग्जैक्ट है, नॉट इक्वल है नॉन एग्जैक्ट है. राइट? अब इफ आई हैव अ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं? उसको सॉल्व कुछ ऐसे करते हैं, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसका निकालते हैं. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? 1 बाय mx प्लस ny. mx प्लस ny, ये this will convert the entire equation into exact. तो 1 by mx plus ny इंटीग्रेटिंग फैक्टर सर अब क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज समथिंग दैट आई हैव टू मल्टीप्लाई विथ, इसको आई विल मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन विथ. When I multiply this with the entire equation, it will become exact. Stability, हाँ, stability also I will explain. Vasumita, okay? नहीं, होमोजीनियस इक्वेशन मे नॉट ऑलवेज बी एग्जैक्ट. यहां पर देखिए, यही एग्जांपल को देख लीजिए. यहां पर दिस इज अ नॉन एग्जैक्ट होमोजीनियस इक्वेशन. ये देखिए, डेल एम डेल वाई क्या है? डेल एम डेल वाई है एक्स. डेल एन डेल एक्स क्या है? 2x. ऑब्वियसली x इज नॉट इक्वल टू 2x, तो ये नॉन एग्जैक्ट है. दिस इटसेल्फ इज नॉन एग्जैक्ट. बट ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था ये एग्जैक्ट था. ये एग्जैक्ट कैसे था? इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, ये तो बेसिकली सॉल्विंग है. ये इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिखूं, m dx plus n dy is equal to 0. m is homogeneous of degree 3, n is also homogeneous of degree 3. What will be del m del y? Del m del y, इसको देखिए, 3x square plus 3y square. What will be del n del x? Del n del x will be x cube plus इसका, so basically 3x square plus 3y square. ये देखिए, del m del y is equal to del n del x. That is why the answer is homogeneous and exact. बस, दोनों homogeneous of degree 3 है. del m del y is this, del n del x is this. ठीक है?
ये बहुत ही जरूरी है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. Integrating factor makes a non-exact homogeneous differential equation into an exact homogeneous differential equation. ठीक है. So this is about this. Integrating factor अगर कुछ ऐसा है, dy by dx is equal to, sorry, equal to नहीं, dy dx plus px into y is equal to qx. If I have a differential equation in this way, the integrating factor is equal to e to the power of integration p dx. So what happens here is ddx of y into e to the power of integration p dx is equal to qx into e to the power of integration p dx, and then you convert it into a regular differential equation and solve it. ठीक है. सो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला जो अप्रोच है वो ऐसा टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होता है. और जो डिफरेंस इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस आए थे आईआईटी जैम 2021 में, वो बहुत बेसिक थे. तो दैट इज ओके. ओके, क्विकली लेट्स गो इनटू द अदर वन, क्वाजी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. चलो ठीक है, क्वाजी के बारे में बात करते हैं. सो quasi convex and quasi concave is nothing but weak form of convexity and weak form of concavity. अगर कोई फंक्शन कॉन्वेक्स है वो ऑटोमेटिकली हमेशा क्वाजी कॉन्वेक्स होगा. अगर कोई फंक्शन कॉन्केव है वो ऑटोमेटिकली हमेशा क्वाजी कॉन्केव भी होगा. सो if a function is convex, it is automatically quasi-convex. If a function is concave, it is automatically quasi-concave. ये एस्पेक्ट आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ओके, एंड और क्या जरूरी है, और ये जरूरी है कि क्वाजी कॉन्वेक्सिटी का डेफिनेशन आप समझे एंड क्वाजी कॉन्केविटी का डेफिनेशन आप समझे. डेफिनेशन कुछ ऐसा है, if this holds for all AB in the domain of the function, then it is called quasi-convex. And let's quickly write down the definition for क्वाजी कॉनकेव. ये है डेफिनेशन क्वाजी कॉन्वेक्स का, ये है डेफिनेशन क्वाजी कॉनकेव का. ठीक है. अब ये डेफिनेशन से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, सी इट विद अ ग्राफ. अगर मैं एक जल्दी से एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं आपके लिए. सपोजिंग फंक्शन है कुछ ऐसा. ठीक है, ऐसा कुछ फंक्शन है. ये है ए, ये है बी. ठीक है. This is basically my value fa, this is basically my value fb, and this is what my a is and this is what my b is. ठीक है. Now fa and fb में मैक्सिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है? fb will be the maximum, fa will be the minimum, and f lambda a plus 1 minus lambda b का क्या मतलब है? All the values that are in on the curve between a and b. This is nothing but a weighted average of a and b. यहां पर मैं मेंशन करना भूल गया था आपको that lambda is lying between 0 and 1. lambda एक basically fraction है. lambda a plus 1 minus lambda b is nothing but the weighted average of a and b. ठीक है. So f of the weighted average are all the elements that are between fa and fb. If everything between fa and fb is less than the max, तो quasi convex है. greater than the min, quasi concave है. right? less than the max, quasi convex. greater than the min, quasi concave. in fact आप ये समझिए that
if a function is always increasing, अगर हमारे पास में एक एवर इंक्रीजिंग फंक्शन है वो दोनों होगा, या if I have an ever decreasing function like this, I call this gx, I call this fx. So fx is always increasing, gx is always decreasing. So always decreasing और always increasing वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं monotonic functions. Monotonic functions are both quasi convex and quasi concave. I'll write shortcut में both quasi convex and quasi concave होगा monotonic function. कोई फंक्शन है जो हमेशा इंक्रीज कर रहा है, कोई फंक्शन है जो हमेशा डिक्रीज कर रहा है, दोनों होंगे, क्वाजी कॉन्वेक्स भी होगा, क्वाजी कॉन्केव भी होगा. ठीक है, तो ये हो गया क्वाजी कॉन्वेक्स एंड क्वाजी कॉन्केव का, जल्दी से मैंने आपको दिखा दिया. रिस्क प्रीमियम एंड अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी के बारे में बहुत लंबा हो जाएगा ये. एक रिस्क अवर्स इंडिविजुअल किसको बोलते हैं ये आपको समझना थोड़ा जरूरी है. व्हेनेवर आई हैव अ यूटिलिटी फंक्शन, कुछ ऐसा रूट ओवर डब्ल्यू या a into root over w या utility is equal to w to the power 1 by 3. These are all examples of risk averse individuals. Basically, whenever I have del 2u del w square, whenever this comes out to be negative, then the utility function is concave. This will imply that the person is risk averse. And ये risk averse individual कौन होता है या क्या करता है? अगर हाफ है probability of winning 50 rupees and half है probability losing 50 rupees, the expected value of the game is 0. सही है ना? The expected value of the game is 0, right? So a risk neutral person will be indifferent between going into the game or not going into the game. ठीक है, ओके. Karthikeya, I just showed you how to apply that definition. हाँ जी. So risk averse, this is how you say that a person is risk averse. अगर whenever I have expected value is equal to 0, risk averse individual will always not go for the uncertain outcome. So expected value 0, risk averse will not go for the outcome or not go for the lottery. अगर ये लॉटरी है, risk neutral person will be indifferent, risk averse, risk neutral go for the lottery. This kind of a person is called a risk lover. तो risk averse एक ऐसा बंदा होता है जो expected value is equal to 0 अगर कोई गेम या कोई लॉटरी का होता है, uncertain है ना situation. If I go into an uncertain situation, I can lose something, I can win something. If the expected value of the game is equal to 0, I will not go for it. Risk averse. I am indifferent, risk neutral. I will definitely go for it because going into the lottery gives me a kick. That's a risk lover. Okay. तो ये है रिस्क अवर्सनेस. एक रिस्क प्रीमियम का कॉन्सेप्ट होता है which can only be understood by giving you an example. Supposing I go for an insurance, ठीक है, supposing mediclaim लेता हूं, okay, there is a probability that I get into an accident and I lose 1 lakh rupees on my medical bill. Now the probability that the accident will happen is say 1%. So the expected loss to the insurance company
In the case where it reimburses me the entire 1 lakh, जो कभी नहीं होता है, if you claim 1 lakh, normally insurance companies आपको कभी 1 lakh नहीं देता है. But in the case where the expected loss to the insurance company, if it gives me the entire 1 lakh rupees, 1% चांस है कि 1 लाख रुपए का मेरा मेडिकल का बिल होगा. So the expected loss to the company is only 1000. This 1000 amount is called the fair premium. इसको एक और टर्म बोलते हैं एक्चुअली फेयर इंश्योरेंस. एक्चुअली फेयर इंश्योरेंस प्रीमियम. ठीक है, तो ये वर्ड आईआईटी जैम 2021 में यूज भी किया गया. सो एक्सपेक्टेड लॉस इज जितना लॉस को कॉम्पनसेट करना पड़ा इंश्योरेंस कंपनी को. सो दिस इज द अमाउंट that you will expect that the insurance company will have to reimburse if the person goes for insurance. ठीक है, so 1000 should be the premium if the person is willing to pay. If the person is willing to pay more than what is the actually fair insurance, if the person is willing to pay more than what is the actually fair insurance, then the person is risk averse. And supposing willingness to pay है, supposing I'm only taking an example, ऐसे ही मैं ले रहा हूं, supposing willingness to pay है 1200 रुपए. okay, 1200 रुपए the person will be willing to pay for this kind of an insurance for a loss of 1 lakh rupees. ठीक है, तो फेयर इंश्योरेंस है ओनली 1000, विलिंगनेस टू पे है 1200, तो विलिंगनेस टू पे माइनस द फेयर इंश्योरेंस इज माय रिस्क प्रीमियम. अब समझ में आया कि रिस्क प्रीमियम क्या है? सम ऑफ यू आर आस्किंग कि रिस्क प्रीमियम क्या है सर? Risk premium is the amount that a person is willing to pay over and above the actually fair insurance because the person is risk averse. Risk premium is the amount that the person is willing to pay over and above the actually fair insurance because the person is risk averse. ठीक है, मैं वापस नहीं रिपीट करने वाला हूं, ये वीडियो विल बी अवेलेबल, इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा. ठीक है, ओके. So this is what is risk premium and insurance aspect. Vector space and hypothesis testing. चलिए वेक्टर स्पेस को जल्दी से समझते हैं. अगर वेक्टर्स है, 3 वेक्टर्स है, 1 0 0 2 1 0 और एक और है सपोजिंग 1 2 1. ये 3 वेक्टर्स आर दे लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? अगर ये हमें निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे सारे वेक्टर्स का. ये बनाया, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे. आई विल कॉल दिस डी. डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ डी हमने निकालना है. डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ डी हमने देखा इज इक्वल टू 1. नॉट इक्वल टू 0 है, देन द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. अगर इक्वल टू 0 है, देन वील से दैट द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट. इतना सिंपल है, कुछ और नहीं है वेक्टर स्पेस. गेम थ्योरी तो आया ही था इस बार फारूक, बट एज आई सेड चांसेस तो गेम थ्योरी आएगा ही, प्रॉब्ली एक आएगा क्वेश्चन, राइट. बट रिवीजन के लिए फॉलो दिस, ये मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, फॉलो दिस. सो वेक्टर स्पेस ये बहुत इजी है. कब वेक्टर स्पेस होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट? आई मेक द मैट्रिक्स फ्रॉम द वेक्टर्स, डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 लीनियरली इंडिपेंडेंट, डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0 लीनियर डिपेंडेंट. ठीक है, ये वेक्टर स्पेस है. टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस,
When do you use the Z test? Sample size अगर greater than equal to 30 है, central limit theorem kicks in and Z use किया जाता है. So Z is basically x bar minus mu by sigma by root n. ठीक है, where x bar is my sampling distribution with mean and variance mu and sigma square by n. Okay, t distribution use किया जाता है normally when the sample is less than 30. That is again my estimated standard deviation. Okay, okay. Chi-square is used when I want to deal with a test of standard deviation. So n minus 1 h dash square by sigma square. This is my chi-square distribution with n minus 1 degrees of freedom. So chi-square normally test होता है variance के लिए, standard deviation के लिए. F test is when I want to test the ratio of two standard deviations. ठीक है, सो एफ टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको खाली ये जानने की जरूरत है दैट रेशियो ऑफ वेरिएंस एफ टेस्ट होगा. वेरिएंस टेस्ट इज काई स्क्वायर एंड मीन का टेस्ट इज आइदर जेड और टी. ठीक है, जल्दी से मैंने ये आपको बता दिया. मॉरल हजार्ड क्या है? मॉरल हजार्ड इज व्हेन, ये इंश्योरेंस से ही इफ आई कम after I take health insurance, I don't take care of myself. That is a moral hazard. So normally insurance में ये होता है after I take the fire insurance and burglary insurance of my house, I remove the fire alarm and the burglar alarm in my house. That is a case of moral hazard. Adverse selection is when there is not complete information between the buyer and the seller. कुछ ऐसा information buyer के पास में है जो seller के पास में नहीं है, या seller के पास में जो buyer के पास में नहीं है. So the selection does not happen properly. So that's an example of adverse selection. Take a revision session tomorrow also. मैंने आपको कल और परसों का revision के बारे में अच्छे से बता दिया ऑलरेडी, तो रिवीजन सेशन एक ही रखिए. खाली सेशंस ही करते रहेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, चलिए ये मैं करता हूं, उसके बाद में मैक्रो डाउट्स के लिए आई जस्ट गिव इट ओवर टू मैम. ओके, सो स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. dy dt is equal to, supposing कुछ भी ले लेते हैं. अच्छा, वो जैम के पेपर से आपको बताऊं? ठीक है, जैम के पेपर से मैं आपको बताता हूं. रुकिए एक सेकेंड, लेट मी सी कहां पर है. IIT JAM, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2020 question number एग्जांपल 55. ऑफ So differential stability. equation also tells us about stability of equilibrium. Now, about an equilibrium dy are the. Now, equilibrium stable कब होगा? Let's try and understand that. तो स्टेबिलिटी किसका क्वेश्चन था? वसुमिता, प्लीज टेक अ लुक. आई हैव टू इक्वेट dy by dt टू बी इक्वल टू 0. ये तो 2 y के के दो लिए है, वैल्यूज ये निकल जाएंगे. -1 के लिए है. At 2,
what will be the value of dy by dt if y is less than 2, and what will be the value of dy by dt when y is greater than 2? Also tell me what will be the value of dy by dt when y is less than -1 and greater than -1. ठीक है, put the values in the chat box. अभी put करिए. It is negative. तो अब आपको क्या देखना है? अब आपको बेसिकली देखना है कि when y is less than 2 तब dy by dt का क्या वैल्यू है. when y is less than 2 ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये तो होल स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा. ग्रेटर देन 2 है तब ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि y -2 विल बी पॉजिटिव, और ये तो हमेशा पॉजिटिव है. ठीक है. सिमिलरली y लेस देन -1, लेस देन -1 में भी नेगेटिव है, क्योंकि y इज देन लेस देन 2, तो नेगेटिव है, एंड इधर भी नेगेटिव है. सो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है दैट 2 से ज्यादा अगर होगा dy dt पॉजिटिव, मतलब कि ये इस तरफ में भागेगा. पॉजिटिव है तो बढ़ता चला जाएगा, नेगेटिव है तो घटता चला जाएगा. तो y इज इक्वल टू 2 स्टेबल है या अनस्टेबल है? वसुमिता, इट इज अनस्टेबल. क्यों है अनस्टेबल? बिकॉज 2 से ज्यादा है, देन dy dt पॉजिटिव है तो बढ़ता चला जाएगा, dy dt नेगेटिव है तो घटता चला जाएगा, तो 2 इज अनस्टेबल. -1 में क्या होता है? नेगेटिव है तो कम होगा तो घटता चला जाएगा, बढ़ेगा तो भी घट जाएगा. तो -1 इज अ सेमी स्टेबल, तो ये है अनस्टेबल, this is semi-stable. So if any of you in this session is our student, you will find this video already. ये video already है on the student portal, right? As all of you know, हमारे सारे questions के solutions are there available. अभी तो 4200 से भी ज्यादा videos हैं हमारे portal पे, so you'll understand that from there. Okay, and after 2 I hope ये समझ में आ गया सबको अच्छे से. after 2 it is positive, means ये देखिए जो मैंने बताया है ये सेम आपको ये वीडियो में भी मिल जाएगा. equilibrium by looking at differential equation. Okay, ठीक है. सो ये हमने कर लिया है. तो लेट मी एंड हियर फॉर टुडे फॉर माई सेल्फ. अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं. आइगन वैल्यूज. ठीक है, एक जल्दी से लास्ट क्वेश्चन मैं ये ले रहा हूं. इशिता, आपका लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं. व्हाट आर आइगन वैल्यूज? आइगन वैल्यूज क्या है? आइगन वैल्यूज are those values which make a matrix का determinant value like this to be equal to 0. like for example, अगर मुझे आइगन वैल्यूज निकालना है for the matrix A, तो मैं क्या करूंगा? determinant value of A minus lambda I is equal to 0. so if A is an n cross n, तो A n cross n minus lambda, this is the identity matrix. तो अगर एक ऐसा मैट्रिक्स है 2 2 1 3 ऐसा है, तो ये हो जाएगा 2 2 1 3 माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा. तो ये क्या होगा? डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 माइनस लैम्डा 2 1 3 माइनस लैम्डा. तो बेसिकली 2 minus lambda into 3 minus lambda, lambda minus 2 into lambda minus 3 minus 2 is equal to 0. So find out the values of lambda for which this equation will be satisfied. This lambda is called the eigen values. ठीक है, this is the last question. As I said, Ishita, I hope that this is okay. I hope that this session helped you. I'll take your goodbye and we'll go into the macroeconomics part. Let me just fix up ma'am for this session and we'll just continue for the macroeconomics part. Okay, give me 2 minutes.
and ma'am is just coming to help you out. In the meanwhile, आप chat box में macro economics में अगर कुछ भी doubt है, please put it up. Ma'am will just come and help you out with it. ठीक है? And I'll not meet many of you before you take IIT, so I wish each of you all the very best. अच्छे से ठंडे दिमाग से दीजिएगा ये entrance examination, and I'm sure that each of you will do well. Okay, so I wish each of you all the best. Hello, good evening, everyone. You all had a very nice session with Sir. Been servicing, welcome to everyone. All of you are saying thank you to him. Arito, we miss you too. Thank you so much. Okay, so I hope you all got what Sir was trying to say in the first part of the session, which is on how to tackle the exam, right? That is the most important thing, because ultimately, how much was the cutoff? A minimum of 40, right? So even if you have to aim for 50, 55, right? 60, you don't have to attempt all the questions, right? So what you have to do is you have to maximize your strengths. Okay, you must know certain topics so well that you can do all questions in them, right? So that way you are sure of making certain marks. If you know all chapters, but average, not sure, you will be not sure in all topics. But if you are very strong in certain topics also, you can assure yourself of certain marks. That was a strategy that I followed when I got into DSE. I worked on my strengths. What I was good at, I made sure I was really good at. I was sure I would score in them, right? So yeah, so that is, I think, that is something that I would like to share. That you have to make sure that you know your strengths well and that your strengths are very nicely covered. We all want to do a lot of syllabus. We want to make sure that everything is covered. Of course, that is the ideal. But if you don't know anything very well, that's not the way to go about it. Knowing everything in an average manner is not how you crack entrances, right? Being very strong in your core areas is how you really crack it. Okay. Hello. Hi, Vasamita. Okay, so is there anything else that I can specifically answer with regards to analyzing the paper or preparing yourself for the actual exam? Okay, Vasamita, sure, I can take you through that. So I've been asked Phillips Curve, long run and short run. So
Well, Phillips curve is, as I explained in class, it's a very simple topic which can be very easily derived from which curve? Which curve can Phillips curve be derived from? From which curve can we derive the Phillips curve? So if you can derive the Phillips curve from the ADAS diagram. Okay, let me do one and I'll answer all your questions to the best of my abilities, but one at a time. Okay, so right now I'm tackling Phillips curve. Let me write down what I'm doing. This is the Phillips curve, and it is in the short run and long run. Okay, so the short run Phillips curve goes something like this. It's a downward sloping line. It's called SRPC, which is the short run Phillips curve. You have unemployment on the x-axis and you have inflation on the y-axis, right? So the short run Phillips curve, the position of the Phillips curve depends on certain parameters. So the position of the Phillips curve depends on the expected inflation and supply shock variable. So the position, all of you know the meaning of the word position, right? The slope is one thing and from where it starts, right? So this is the position where it starts. The position is determined by these two variables. If there is a shift in these two variables, the Phillips curve shall shift up or down. So if pi e goes up or v goes up, the Phillips curve is going to shift up. If it comes down, the Phillips curve is going to shift down, right? This is the short run Phillips curve. The long run Phillips curve is a straight vertical line at the natural rate of unemployment. So this can also be derived from ADAS. Okay, so Phillips curve can be derived from ADAS. So just the way you have the long run average supply curve, the aggregate supply curve, which is vertical, you have the long run Phillips curve, which is vertical. Okay, so whatever be the level of inflation, you come back to the natural level of unemployment. So that's the long run Phillips curve, and that's the position of the short run Phillips curve based on pi e and v. Okay. All right, Vasumita, anything else you would want to know in this? All right, so this is the basic thing to remember. So even if you don't know the whole concept and everything, you can, if you know this much, this will help you answer a lot of questions. So what I'm trying to do is, I'm trying to distill it for you here so that you can answer the questions on Phillips curve at least. So even if you don't know this topic, at least you must know that the long run Phillips curve is a vertical line and it is vertical at the natural rate of unemployment. The short run Phillips curve is a downward sloping line, okay, which basically means that as unemployment increases, inflation comes down. Or in other words, if inflation increases, unemployment reduces. Okay, so unemployment reduces, that's a good thing, but it is accompanied by a bad, which is inflation going up. So that is the Phillips curve. So you must know these things even if you don't know the whole topic. Okay. So adjustment process comes from ADAS. I can in short tell you the adjustment process. So for that you have to draw both the diagrams. You draw the ADAS diagram and you draw the Phillips curve diagram. So if we mark ADAS here, if this is ADAS
and this is inflation and unemployment. So you will have price and output on this axis. You will have inflation and unemployment here. Okay. You start off with some level of AD and AS. Okay. And then you are at the, and then you have the long run AS, which is vertical. This is vertical at the full employment level of output, and this is the price level, which is also equal to the expected price level. So this is the first part to understand, that when output is equal to full employment level, the actual price is equal to the expected price. So this, at this point, this is the expected price and the actual price. Corresponding to this, we have a short run Phillips curve and a long run Phillips curve. Okay, we can draw the long run Phillips curve later. This is for some level of expected inflation. So now what happens is that, suppose aggregate demand increases. If aggregate demand increases to AD prime, your equilibrium moves from E0 to E1. What happens on the Phillips curve? You are here, and since at E1 you have higher output and higher prices. Okay, higher output, higher prices. Higher output means lower unemployment. Higher prices means higher inflation. So you move to, this is your E0, this is your E1. Okay. Now your P1 is your actual price and PE is the expected price. Now the actual price is more than the expected price, right? Temporarily. So what happens is, people will have to adjust their expectation, right? If the actual prices is more than the expected price, then people will revise their expectations, right? If people revise their expectations, what will happen? The AS will shift back, right? AS curve will shift back. People will revise their expectations. So now they are expecting a new higher price level. So now the natural level of unemployment happens at a higher inflation level than before. So this is the new point on the short run Phillips curve. And this is the short run Phillips curve, new short run Phillips curve, which corresponds to increase in price expectation. So the long run Phillips curve is vertical. All right. Okay, now the next thing is that just 1 second. I'm just trying to read the questions. What is y-axis at intersection? Which intersection? So this short run Phillips curve has expected inflation as the intercept, and when expected inflation, when people revise their expectations, the aggregate supply curve shifts back and the Phillips curve shifts up, right? So the shifting of, okay, so to make it more clear, the shifting of the aggregate supply curve corresponds to the shifting of the Phillips curve. When the aggregate supply curve shifts, the Phillips curve shifts. When the aggregate demand curve shifts, it is movement along the Phillips curve. Okay, so I can write that down. When AB shifts, there is movement along the Phillips curve. When AS shifts, the Phillips curve shifts. Okay, so this is the adjustment process in short. Okay. All right. Let's see more questions. So Bhagyashree, exchange rate overshooting, again, if I do it in very short for you, exchange rate overshooting is a very simple concept and you really don't need to know, like, a lot about it, except the fact that exchange rate overshooting basically means
It basically refers to the nature of exchange rates. Okay, it basically refers to the nature of exchange rates. Nature of exchange rates meaning exchange rates are volatile. Okay, so to give you a small example, as money supply increases, okay, if money supply goes up, there are three things which change: prices, interest rate, and exchange rate. All of these respond to money supply, right? They all change in response to money supply. So when money supply increases, prices will also go up. Interest rates, so prices will go up, interest rates will fall, and exchange rate will depreciate. That's what will happen. Now, exchange rate overshooting refers to the time that it takes for these to happen. For example, when money supply goes up, does prices immediately rise? The answer is no. Why? Because prices are sticky by nature. Okay. When money supply rises, do interest rate fall immediately? Yes, because this is interest rate adjusts to bring money supply and money demand into equilibrium, right? Interest rate brings it according to the money market, right? So it adjusts immediately. Exchange rate, as money supply increases, does exchange rate depreciate immediately? Yes, but it more than overshoots its equilibrium. For example, when money supply goes up, suppose for example, this is just an example, if money supply goes up by 10%, so exchange rate, let's say exchange rate is supposed to depreciate by 10%, just as an example. Suppose exchange rate is supposed to depreciate by 10%. But what it would do, it would not depreciate by 10%. Why? How much would it depreciate by? 20%, 30%. So that is the meaning of the word overshoot. It overshoots its long run equilibrium and then it comes back. It comes to the original amount later. So like prices move slowly, exchange rates are extra volatile. They will move more than required. So something like the stock market. If some change happens, the response is not measured. The response is more pronounced. It's extra responsive. Same with exchange rate. It is extra responsive to changes. Okay, so it overshoots its equilibrium. That's the meaning of exchange rate overshooting. Okay. Can you explain income sensitivity and interest sensitivity of money demand? Income sensitivity and interest sensitivity of money demand. So that is basically the money demand equation. It is Ky minus Lr. And K is the variable which explains the sensitivity of money demand to income. Sensitivity of money demand to income. And L is the variable which explains the sensitivity of money demand to the rate of interest. That is the meaning. Okay. So rational expectations and adaptive issues. I'm not sure what do you mean by residency questions of NIL. Rational expectations and adaptive expectations. Okay. So rational expectations. Rational expectations basically lead to the aggregate supply curve being always at full employment level and the Phillips curve always being at the long run. Okay, because what this does is, what rational expectations tell you is that people can anticipate well. People can anticipate what's going to happen next. People don't have to, there's no lag. For example, in the ADAS diagram that I just did, let's go back to the ADS diagram. So what did I say? First, equilibrium moves from E0 to E1. If AD increases, equilibrium will first move from E0 to E1. That means
people, when aggregate demand goes up, so for example, let's say aggregate demand has gone up because of an increase in government expenditure. When government expenditure increases, people let the prices rise. Once the prices have risen, then people raise their expectations and shift the supply curve. So there is a lag in this process, right? What rational expectation says is, as soon as government expenditure increases, people realize that now prices will rise with the increase in government expenditure. They immediately increase their price expectation, and equilibrium does not move from E0 to E1, it moves from E0 to E2. Because people can anticipate what is going to happen. Okay, so rational expectation is something that people can anticipate what's going to happen. And adaptive expectations is this, that people take time to adjust their expectations. People expect that what was in the previous period will stay in this period. So if the inflation in 2020 was 5%, in 2021, my expectation is 5%. But what rational expectation says that your inflation in 2020 may be 5%, but in 2021, the government is committed to doing certain things. Let's take that into account. Let's not follow what was last year. Okay, so adaptive expectations is following last year and then adjusting your expectations later. Rational expectations is taking into account the current available information and making your expectations accordingly. All right. Okay. Ishita, again, your questions are very open-ended. I cannot explain. You need to tell me what to explain in these parts, because the whole topics obviously are not possible to explain. But what I can address is certain issues that you have. So I would really be, it would be nice if I can know if there is something that I can do immediately to answer a few doubts instead of, the whole topic. The whole topic to be explained right now would not be possible, right? All right. Okay, so till I get more questions, I would just like to say to all of you, all the very, very best. You can please attempt your paper very carefully, keep a cool head, and if you intelligently attempt the paper and you have your strong points, you're sure of certain topics, you should be able to make it, right? So I would really, really urge you to encourage you to put in a lot in these 2 days, because a lot can be achieved in 2 days. And again, I would encourage you to make sure that your basics fall in place. Maybe that cannot be done in 2 days, but that's my general advice. Your basics need to be strong. Okay, Varun, I can explain to you sacrifice ratio. That's pretty small. Sacrifice ratio is just the amount of inflation. Like that. So it's just a minute. Yes, Rahul, this is recorded. You shall be able to see it. Actually, I cannot do business cycles and permanent and life cycle hypothesis here. We can discuss that in class if you want. Okay, we can talk about that later. Current account deficit. Okay. All right. So sacrifice ratio. Ratio basically says that if you want to reduce inflation by a certain percentage, okay, you have to sacrifice a certain output level. Okay, so if you want to reduce
inflation by a certain level. If you want to reduce inflation by a certain level, okay, you need to tolerate, you can call it increase in unemployment or a fall in output, right? So that ratio is 2:1. So if wait, am I getting that wrong? 1 second. I'll also have to check. Okay, just a minute. Yeah, so sacrifice ratio says that to reduce inflation by a certain level, you have to tolerate some increase in unemployment or some reduction in output. Okay, so that is the meaning of sacrifice ratio. Okay, current account deficit is, I'm not sure what is again the question here. What is current account deficit? But current account deficit is just when you're in, if you keep a lot of things constant, then current account deficit is simply when your imports are more than exports. So you basically are buying more and you're selling less. So you have a deficit. So current account deficit is simply a summation of all the items in current account, where what you're importing, what you're exporting. And if what you're importing is more than what you're exporting, that's pretty much current account deficit. If one country depreciates its currency, the exports of that country will increase and the imports will fall. Harrow-Duman I won't be able to do. I can do golden rule level. Golden rule level is simply that. So golden rule level in simple words is simply that level of income, or that level of per capita income, or that level of output per capita which maximizes consumption. It's simply that level of capital and output, which basically capital, because we're talking about solo, that level of capital which maximizes consumption. That's the golden rule level. All right. So everyone, I know there are more questions pouring in. It seems like macro is a complicated subject. But so we have another class right now, the regular Edusure class. And so today's session I'll have to close right now. But I hope whatever we could help you. But I just hope that whatever little we could help you, it just helped you in some way, in some revision, and somewhere something works for you, and there is some benefit that this session could give you. Unfortunately, we can't extend it because we have a regular class to give right now, so I'll have to close this. But I'm so sorry, there are so many more questions coming in. I won't be able to answer so many right now. So yeah, as I said, this is going to be the end of today's session. Thank you to everyone for joining in. Thank you for all your questions. And as I said, I hope some difference we could make for your preparation today. Yeah, you're welcome, Sujata. Thank you for being here, everyone. And all the very best for 2 days. This is your first exam. So hope it's off to a good start for all of you. Thank you.